जैसा कि आप इस समय हेडिंग पर लिखा हुआ देख रहे हैं कि क्या अब डॉक्टर और इंजीनियर नहीं बन पाएंगे कलेक्टर। इसके पीछे की बड़ी कहानी क्या है, इसके पीछे का स्पष्टीकरण क्या है, आज के सेशन में जानने का प्रयास करते हैं। जैसा कि हाल ही में प्राप्त सुर्खियों के अनुसार संसदीय पैनल के द्वारा चयन प्रक्रिया को लेकर एक समीक्षा करके कुछ सुझाव दिए गए हैं, जिन सुझावों की पालना में यह पाया गया है कि इंजीनियर्स की संख्या आईएएस का जो फाइनल सिलेक्शन हो रहा है उसमें बहुत बड़ी प्रतिशत मात्रा है। ऐसी स्थिति में यदि इतनी बड़ी संख्या इंजीनियर्स की है तो क्या आने वाले समय में इंजीनियर्स की संख्या को कम करने के लिए कोई युक्तियुक्त तरीका ढूंढा जा सकता है, या फिर इस बात को आधार मानकर किसी और परीक्षा का व्यवहार मतलब किसी और प्रकार की परीक्षा ड्रॉ की जा सकती है। सभी प्रकार की चर्चाएं आज के सेशन के अंदर की जाएंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों का पुराना जो ड्रीम था, एक समय था जिस समय ये एम्बेसडर कार हुआ करती थी लाल बत्ती की, ये पहचान हुआ करती थी कि साहब हम अधिकारी बन गए हैं। जीवन काल में यह सपना होता है कि यूपीएससी जाकर के इंटरव्यू दिया जाए और यहां से सफलता प्राप्त की जाए। उन्हीं चीजों को लेकर के हाल ही में एक रिव्यू पैनल की कमेटी की संसदीय समिति बनाई गई थी, उसकी एक रिव्यू बैठक हुई और उसमें यह पाया गया स्टैंडिंग कमेटी के द्वारा कि जो फंक्शनिंग है रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशंस की जो इंडिया के अंदर काम कर रहे हैं, फिर चाहे वो एसएससी के लिए काम कर रहे हो, रेलवे के लिए काम कर रहे हो, यूपीएससी के लिए काम कर रहे हो, उनकी प्रक्रिया को जज करने का काम किया गया। अब ये सवाल आपको समझने में थोड़ी दिक्कत आएगी कि क्या किया, किसने किया, तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रिव्यू किया गया। अब ये क्या है, किसने किया, थोड़ा सा समझाते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि संसद में आप लोगों को समझ में आता है कि कुछ इस प्रकार से राज्यसभा और लोकसभा के अंदर हाउसेस होते हैं जहां जाके सांसद बैठते हैं। आपकी और हमारी नजर में जब तक हमें और ज्यादा जानकारी ना हो तब तक हमें लगता है कि सांसद केवल यहां बोलने के लिए जाते हैं, बाकी तो फिर उनका कोई काम होता ही नहीं है। वास्तविकता ऐसा नहीं है। वास्तविकता यह है कि यह भी एक कार्य है। इसके अलावा भी हमारे सांसद जो गणमान्य सांसद हैं, माननीय सांसद हैं, वो क्या करते हैं, हमारे सरकार के द्वारा बहुत सारी कमेटीज बनाई जाती हैं। सरकार के द्वारा जो संसदीय कमेटी हैं वो उनका निर्माण किया जाता है। कुछ स्टैंडिंग कमेटी होती है, कुछ एडहॉक कमेटी होती है, यानी कुछ टाइम बिंग के लिए बनाई जाती है, कुछ परमानेंट के लिए कि हाँ भाई हर साल बननी ही है टाइप से। जैसे कि स्टैंडिंग कमेटी में फाइनेंशियल स्टैंडिंग कमेटी है, डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी है, यानी हर विभाग के लिए। जैसे आप में से कईयों को यह लगता होगा कि यार देश में एक मंत्री को इतनी सारी जानकारी कैसे हो सकती है। मंत्री साहब जो भी आते हैं वो हर काम करते हुए चले जाते हैं, चाहे फिर वो वित्त मंत्रालय हो, चाहे गृह मंत्रालय हो, चाहे कोई भी हो। असल मायने में उनके लिए कुछ पैनल्स, कुछ कमेटीज भी पैरेलली संसद के अंदर काम कर रही होती हैं और उन कमेटीज की बहुत वैल्यू होती है क्योंकि उसमें वो सारे सांसद प्रेजेंट होते हैं। अपनी बड़ी संख्या में वो अपना रिप्रेजेंटेशन देकर के सरकार को सलाह देने का काम करते हैं। ये सलाहकारी समितियां होती हैं, लेकिन इन समितियों का मायना बहुत होता है। आप इनको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। यही कारण है कि कई बार आपको यह लगता है संसद का केवल सत्र चल रहा होगा तभी संसद चल रही होगी, ऐसा नहीं है। संसद के पैनल, संसद की मीटिंग्स अपने अपने लेवल पर वो कमेटियां करती रहती हैं और ऐसा नहीं है किसी एक सरकार में ऐसा होता है। हमारी संसदीय व्यवस्था ही ऐसी है कि पार्लियामेंट्री कमेटी अपना काम करती हैं, ठीक है। ऐसी ही एक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी बनाई गई थी जिसने रिव्यू किया है देश के अंदर जो एग्जाम्स हो रहे हैं उनके पैटर्न पर। उसमें से यूपीएससी का भी रिव्यू होना था। रिव्यू करने पर उन्होंने क्या पाया कि हाई नंबर ऑफ इंजीनियर्स गेटिंग सेलेक्टेड इन सिविल सर्विसेज। उन्होंने ये पाया कि जो भी सिविल सर्विसेज हैं उनके अंदर इंजीनियर्स की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है। रिव्यू सिलेक्शन प्रोसेस, उन्होंने पूरी तरह से सिलेक्शन प्रोसेस को रिव्यू करने का भी कहा है और इन्होंने रिकमेंड किया पार्लियामेंट्री पैनल ने कि आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है इसको रिव्यू किया जाना चाहिए। यही कारण है कि यह सुर्खी बन गई। अब जब सवाल यह बन गया कि इस बात का रिव्यू किया जाना है तो फिर क्यूरोसिटी दिमाग में यह आने लगी कि जब रिव्यू करने का डायरेक्शन दे दिया है तो क्या क्या रिव्यू हो सकता है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इनकी फाइंडिंग्स में ऐसा क्या निकल कर आया जिसकी वजह से इन्होंने समीक्षा करने की बात की। तो जैसा आप यहां देख रहे हैं फाइंडिंग्स में इन्होंने ये लिखा, हाई नंबर ऑफ इंजीनियर्स गेटिंग सेलेक्टेड इन सिविल सर्विसेज। यानी इंजीनियर्स अगर बहुत बड़ी संख्या में आ रहे हैं तो ये बहुत बड़े प्रश्न खड़े करता है। पहला प्रश्न तो ये, क्या इंजीनियर्स के लिए सहूलियत प्रदान करने वाला प्रक्रिया या चयन प्रक्रिया ऐसी है क्या जो इंजीनियर्स को प्रमोट करती है, नंबर एक। नंबर दूसरा बड़ा कारण यह भी सवाल में बनकर आता है कि यदि ऐसा है तो देश में जो क्वालिफाइड इंजीनियर्स हैं, भले ही संख्या जिनका सिलेक्शन होता हो वो कुछ सैकड़ों में होती हो, 500-700 लोग ही एक साल के अंदर आईएएस परीक्षा पास करके या यूपीएससी परीक्षा पास करके जॉब में जाते हो, लेकिन इस उम्मीद में कि इतने इंजीनियर्स जाकर के
सिलेक्शन पाते हैं, बड़ी संख्या के अंदर बहुत सारे IITians, NITians, रेप्यूटेड कॉलेज से पढ़े हुए बच्चे इस तैयारी के अंदर कूद पड़ते हैं। मतलब यह हुआ कि देश ने अपने संसाधन खर्च करके IIT से, NIT से, बढ़िया कॉलेजेस से बच्चों को पढ़ाई करवाई। पढ़ाई करने के बाद देश को एक अच्छा इंजीनियर मिलने वाला था, लेकिन उस इंजीनियर ने अपनी पूरी मतलब अपनी जो तैयारी के बाद का जो समय है या फिर इंजीनियरिंग के बाद का जो समय है वो तैयारी में बिता दिया। अब वो तैयारी आपको भी, जितने भी विद्यार्थी सुनने वाले लिसनर वर्ग में हैं, उनको ये पता है कि लगभग 3 से 4 साल औसतन एक व्यक्ति प्रिपरेशन के अंदर देता ही है। अच्छा, इसके पीछे का बड़ा कारण क्या है कि यूपीएससी का पूरा चरण कम से कम 1.5 साल में कंप्लीट होता है। इस पर भी रिकमेंडेशंस दी गई हैं कि इस प्रक्रिया को सीमित करके 6 महीने तक लेकर आइए और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट बनाइए और कोशिश करिए कि जितने भी लोग बनकर सेलेक्ट होकर आते हैं वो लोगों के साथ भावनात्मक रूप से कनेक्ट कर पाएं, क्योंकि प्रशासन का असल मायने में जनता और नेता के बीच में कड़ी का काम करना होता है। ऐसी स्थिति में उनमें ये वैल्यूज, एथिक्स, मोरल्स हो कि वो समाज के बीच में एक अच्छा कनेक्शन विकसित कर पाए। इस विषय के ऊपर भी यहां पर रिव्यू दिया गया है। अब बड़ी बात यह निकल कर आती है, सिलेक्शन 700 का हो रहा होगा, 500 का हो रहा होगा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, लेकिन उसके चक्कर में 2-3 लाख इंजीनियर्स तैयारी में उतरे हुए हैं। ऐसी स्थिति में देश को जो अच्छा इंजीनियर चाहिए, और यही कारण भी है, हम आपको रिपोर्ट्स दिखाएंगे ऐसी कि देश में अच्छी इंजीनियर्स जो हैं वो मार्केट में जॉब के लिए उपलब्ध भी नहीं है। क्यों? या तो वो यूपीएससी की तैयारी में उतर के आ गए हैं। फिर मुसीबत क्या होती है? फिर मुसीबत ये होती है कि वो 4 साल तैयारी करके आ गया बाहर। अब मान लीजिए सिलेक्शन नहीं हुआ, सिलेक्शन ना होने पर 4 साल तक उसका जो इंजीनियरिंग से कनेक्शन छूटा, उस 4 साल में वो व्यक्ति ना तो इंजीनियरिंग जान पाया और ना ही वो यूपीएससी क्रैक कर पाया। अब वो देश के लिए डिग्रीधारी इंजीनियर तो है, लेकिन उसका कनेक्शन चूंकि अब इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से भी पिछले 4 साल से छूट चुका है, तो फिर वो औने पौने दामों में जाकर कहीं नौकरी करने बैठता है। तभी रिपोर्ट्स निकल कर आती हैं कि देश में इंजीनियर्स तो हैं, लेकिन वो एम्प्लॉयबल नहीं हैं, यानी उन्हें रोजगार दिया जाए ऐसे इंजीनियर्स नहीं हैं। ये भी अपने आप में रिपोर्ट्स हैं जो हम आपको दिखाएंगे। यानी परीक्षा में इंजीनियर्स की संख्या जो बढ़ी, उसके पैमाने को अगर हम आगे तक देखें तो रिव्यू पैनल ने यह समीक्षा करने लायक बात मानी है। अब क्या किया जाए इस विषय से बचने के लिए, यही तो समीक्षा है। किया क्या जा सकता है, तरीके क्या हो सकते हैं? आप में से भी कईयों के दिमाग में तरीके आ रहे होंगे। कईयों का मानना यह होगा कि सर 2011 में जैसे ही सीसेट आया, उसके बाद से इंजीनियर्स की संख्या बढ़ गई, तो सीसेट हटा दीजिए ताकि ह्यूमैनिटेरियन बैकग्राउंड के जो बच्चे हैं उन्हें भी मौका मिले, ह्यूमैनिटीज को भी मौका मिले। ये एक आपके दिमाग में पैरेलल आइडिया चल रहा होगा। कुछ का ये बयान होता है, सर इंजीनियर्स जो हैं वो बहुत अच्छे से पढ़ना लिखना जानते हैं, इसलिए वो एग्जाम निकाल ले जाते हैं। इस पे काफी लंबी चौड़ी डिबेट बनी रहती है, लेकिन इसके समाधान तो खोजने होंगे। हो सकता है समाधान में खोजते खोजते पदों पर कुछ ना कुछ मतलब वो डाले जाएं। आज के सेशन में हम संभावनाओं के साथ साथ समाधान पर भी चर्चा करेंगे। सेशन के अंत तक इन सब चीजों पर चर्चा होगी। आप सबको यह चीज याद होगी, 2010 की एक सुर्खी जिसने की ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड वालों को आज तक यह मलाल दे रखा है कि वो भी बड़ी संख्या में सेलेक्ट हो सकते थे, क्योंकि उससे पहले होते ही थे। क्योंकि 2011 के प्रीलिम्स में पहली बार सीसेट ले आया गया था। अब उस सीसेट के माध्यम से यानी कि सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट लाया गया था, जो कि प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2011 से पहले जो हुआ करते थे, उसमें क्या होता था ना, पहले वाले जो प्रीलिम्स होते थे उसमें एक तो जो मतलब जीएस का पेपर है वो आता था और एक ऑप्शनल का पेपर प्रीलिम्स में आता था। 2010 तक यही था। उसके बाद में इस ऑप्शनल को हटा करके सीधा सीसेट कॉमन मतलब सिविल सर्विसेज के लिए एप्टीट्यूड टेस्ट डाल दिया गया। उस एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर मैथ्स डाल दी गई, रीजनिंग डाल दी गई, इंग्लिश डाल दी गई। उससे हुआ ये कि जो ह्यूमैनिटी वाली बैकग्राउंड का बच्चा था, हिंदी मीडियम वाला जो बच्चा था, वो उस एग्जाम के अंदर अपने आप को ज्यादा अच्छे से परफॉर्म नहीं करा पाया। परिणाम क्या निकला? 2011 के अंदर जिसको थोड़ी बहुत भी मतलब मैथ्स रीजनिंग आती थी, इंग्लिश आती थी, हल्की फुल्की जो भी एसएससी लेवल की मैथ रीजनिंग भी जानता था, वो यूपीएससी का प्री पास कर गया। प्री पास कर गया, इतनी बड़ी संख्या में बच्चों ने पेपर दिया। पास वो कर गया जिसको कि आए बाएं भी कुछ पीछे का पता नहीं है, हल्का सा नॉलेज है, उसने केवल इंजीनियरिंग के समय हल्का फुल्का पढ़ा था, उससे वो प्री निकाल गया। प्री के अंदर ही इतना कंपटीशन होता है कि 5 लाख बच्चे पेपर देने बैठे हैं, मुश्किल से 10,000 बच्चे प्री पास करते हैं। वो उन 10,000 में आ गया। अब जब वो उन 10,000 में आ गया, अब उसको मेंस के लिए मेहनत करनी थी। अब मेंस की मेहनत उसकी ऑलरेडी, क्योंकि उसके साथ में ह्यूमैनिटीज वाले बच्चे पीछे छूट चुके हैं, जिनके साथ सही मायने में मेहनत मतलब उसका कंपैरिजन होना था,
वो छूटने से मेंस के परिणाम भी पूरी तरह इंजीनियरिंग ड्रिवन निकलकर आने लगे। इस विषय के चलते हुए बड़ी मात्रा में प्रोटेस्ट हुए, ह्यूमैनिटीज से, आर्ट से, हिंदी मीडियम से बच्चों ने बहुत विरोध प्रदर्शन किया इस बात का कि ये अचानक जो शिफ्ट आया है। अच्छा, जिन्होंने ये कार्यक्रम चालू किया उनका तर्क हुआ करता था कि भाई अगर आप आईएएस बनते हो तो आपको मैथ्स आनी चाहिए, रीजनिंग आनी चाहिए, आपको इंग्लिश आनी चाहिए। वास्तविकता में क्या है वो भी हम आपको बताएंगे, क्या आना चाहिए क्या नहीं आना चाहिए वो भी बताएंगे। लेकिन इस तर्क के चलते सीसेट लंबे समय तक बच्चों के लिए दुविधा बनता रहा और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बच्चे एंट्री करते रहे। फिर क्या हुआ, फिर फाइनली ये निकला कि सीसेट को 2015 तक पहुंचते पहुंचते क्वालिफाइंग कर दिया गया कि केवल क्वालिफाई करना है, इसे पास करना है, इसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। लेकिन अब 2023 की अगर हम बात करें तो भाई साहब 2023 का सीसेट इतना टफ दे दिया, उसके बारे में भी हम बताएंगे कि जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बच्चे हैं उन्हें भी वो एग्जाम टफ लग रहा है। इसका मतलब परीक्षा में सीसेट आज तक भी बच्चों के लिए बड़ी समस्या बना हुआ है। तो इस बात पर रिव्यू किया जाए और उस पर बच्चों के साथ में जो चीज सही निकल कर आए वो भी पता चले, है ना। तो आइए इसके अंदर आगे बढ़ते हैं। तो सीसेट का काम हुआ। आपको जिनको इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है, अच्छा कई गार्जियन भी होंगे, कई पेरेंट्स भी होंगे जिन्हें अक्सर अपने बच्चों के साथ में जो समस्याएं चल रही हैं वो उन्हें नहीं पता होती हैं, उनकी जानकारी के लिए भी बताना ये जरूरी है आज का सेशन कि यूपीएससी का जो एग्जाम लिखने जाते हैं बच्चे, आईएएस कलेक्टर वलेक्टर बनने जाते हैं, उन्हें 3 चरण में परीक्षाएं देनी होती हैं। पहले चरण में प्रिलिमिनरी देना होता है, फिर मेंस देना होता है, फिर इंटरव्यू देना होता है। जस्ट लाइक अवर आरएएस एग्जामिनेशन और अदर स्टेट पीसीएस भी आजकल यही पैटर्न फॉलो करते हैं, ठीक है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में 16 महीने मिनिमम लगते हैं। कोरोना काल में तो इसने और भी लिमिट क्रॉस कर दी थी, यानी कि प्रीलिम्स का फॉर्म नोटिफिकेशन आने से लेकर सिलेक्शन आने तक का जो समय है ना, उसमें लेकर के जो समय है वो बहुत लंबा लग रहा है। इसमें मेडिकल और इंजीनियरिंग वाले बच्चों का कितना कंट्रीब्यूशन है अब आप वो देखिए। 2011 का जब रिजल्ट आया, क्योंकि 2010 के रिजल्ट से आप इससे अंदाजा लगाइए, 2010 में जब बच्चे प्री का एग्जाम दिए थे तब सीसेट नहीं था। उस समय इंजीनियर्स की संख्या थी मात्र 46। 2011 में सीसेट लागू हुआ जिसका परिणाम 2012 में आया, संख्या सीधा 10 गुना बढ़कर हो गई 408। इससे अंदाजा लगाइए। और डॉक्टर्स की संख्या बढ़कर हो गई 156, यानी कुल मिलाकर के 50% जो रिजल्ट निकल कर आया दोनों के डॉक्टर्स और इंजीनियर्स की वजह से बनकर आया। ह्यूमैनिटीज की आप संख्या देखें तो जहां पर नंबर ऑफ टेक्नोक्रेट पहले 46 हुआ करते थे, वो 46 से सीधे 10 गुना संख्या में बढ़ गए। 2013 में भी सीसेट रहा जिसके मार्क्स जुड़ते रहे। आप आधा नंबर तो केवल इंजीनियर्स का लेकर चले गए, 168 नंबर जो है 168 डॉक्टर्स के नंबर आ गए, यानी लगभग 60% से ऊपर, यानी 70% के आसपास आप 7 और 14, हाँ 70% के आसपास का आंकड़ा केवल डॉक्टर और इंजीनियर्स अपने पाले लिख गए। सीसेट का परिणाम है ये। इसके बाद देखिए 700 संख्या, आप हद देखिए कि 2016 में 717 बच्चे, क्योंकि 2015 तक ये चला था, तो ऐसी स्थिति में 717 ये और 125 ये, यानी कि एक तरफा हो गया था। 800 से ऊपर बच्चे केवल इंजीनियरिंग और डॉक्टरी बैकग्राउंड से होने लगे। ह्यूमैनिटीज के हालात खराब होने लगे। वास्तविकता क्या थी, कहां से कहां तक पहुंच गई, आप इससे अंदाजा लगाकर देख सकते हैं। इस पर चिंता होना अनिवार्य था। आज भी कुछ लोग कहते हैं कि सीसेट अब क्वालिफाइंग है, अब ह्यूमैनिटीज वालों ने कुछ क्यों नहीं बिगाड़ लिया। तो भाई साहब बात यह है कि आपका जो क्वालिफाइंग है वो भी इतना टफ है, वो भी उस बच्चे के लिए। अच्छा, इस पे बड़ा आर्ग्यूमेंट होता है। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बच्चे इस बात को लेकर बड़े डिफेंसिव हो जाते हैं। जैसे किसी से आप रिजर्वेशन की बात करोगे ना, तो वो रिजर्वेशन को लेकर के बड़ा वो हो जाएगा कि नहीं नहीं नहीं, रिजर्वेशन कैसे हटा दोगे आप, जबकि आप चर्चा कर रहे हो कि इसको सही तरीके से अप्लाई कैसे किया जाए। एग्जैक्टली जिनका मैथमेटिक्स बैकग्राउंड है उनसे अगर आप करने लग जाओ ना कि सीसेट हटा दिया जाए, तो एकदम इतना ऑफेंसिव हो जाएगा। क्यों हटा दिया जाए, मैथ्स क्यों हटा दिया जाए, मैथ्स आना नहीं चाहिए क्या, कलेक्टर को नहीं पता होना चाहिए क्या, डेटा कितना होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वो इतने आर्गुमेंट दे देगा कि आपको ये लगने लगेगा कि मैथ्स नहीं आती तो पता नहीं जीवन में आप कुछ नहीं कर पाएंगे, है ना। ऐसी वो फीलिंग आपको देने लग जाएगा। और ह्यूमैनिटी वाला जो बच्चा है, आर्ट्स बैकग्राउंड वाला जो बच्चा है, ऐसा नहीं है उसे मैथ्स नहीं आती, उसने 10th तक मैथ्स पढ़ी है, 10th में उसके भी 70, 75, 80 नंबर आए हैं, उसको भी जो नॉमिनल मैथ्स आनी चाहिए वो आती है। इवन ह्यूमैनिटीज वालों को डेटा बहुत अच्छे से याद भी रहता है। उनकी दिक्कत यह है कि उनके दिमाग में एक प्री कंसीव्ड नोशन बैठ गया है कि मैथ्स टफ चीज है। कैलकुलेटिव दिमाग होता है, कई प्रकार का दिमाग होता है, जिसमें से गणनात्मक दिमाग जो है वो उनको प्रेफर नहीं करते हैं। वो कहते हैं यार अपन को ये पसंद नहीं है चीज। उस कारण से
वो भले ही उसे पढ़े ना पढ़े, उसके प्रति एक अपने आप में परहेज लेकर आ जाते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे अगर आप मैथ्स वाले बच्चे को आप कह दो कि तुझे अब कढ़ाई बुनाई का काम सीखना है, उससे कहिए कि करके दिखा भाई इस काम को। कढ़ाई बुनाई के काम में वो क्या बोलता है कि मैं ह्यूमैनिटीज तो बहुत अच्छे से पढ़ लेता हूं ना, वो मेरी मैथ क्यों नहीं पढ़ लेता? वो इसलिए पढ़ लेता है क्योंकि आपने ह्यूमैनिटीज पढ़ने का तरीका सीख लिया है, आपको पढ़ना कॉमन आ गया। स्किल की ही बात है तो अपनी स्किल और जगह अप्लाई करिए। इंजीनियरिंग वालों से कहो कि तू क्राफ्ट करके दिखा, या फिर इंजीनियरिंग वालों से ये कहो कि आजा होम साइंस के प्रोजेक्ट पूरे करके दिखा। इंजीनियरिंग वालों से कहो कि तुम अपने कमरों को सुंदर सजा के दिखाओ, वो उसमें उलट जाएंगे कि यार नहीं हो पाएगा, है ना। मैं रहा हूं उनके साथ में, आईआईटी पास आउट हूं, मुझे आइडिया है इस चीज का कि असल मायने में किसका क्या कंफर्ट जोन है। खैर ये एक लंबा डिबेट का विषय है, और इस डिबेट के विषय से जिन ह्यूमैनिटीज वालों को मैथ्स जिन्होंने 10th तक पढ़ी है उन्हें एक हल्का सा परहेज है, तो वो सीसेट में भी जाने से पहले आप जानकारी लेकर के आश्चर्य करेंगे, बहुत सारे बच्चे जब सीसेट क्वालिफाइंग ही है, पास करने भर तक का ही आना चाहिए, तब भी बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों में सीसेट के लिए बच्चे कोचिंग करते हुए पाए गए हैं कि उन्हें उसके लिए भी कोचिंग करनी पड़ रही है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके दिमाग में, ऐसे ही हिंदी मीडियम वाले बच्चों के साथ इंग्लिश का बहुत बड़ा टेंशन है। उन्हें जैसे ही इंग्लिश दिखाई पड़ती है, उनके दिमाग में सीसेट वाली इंग्लिश जैसे ही आती है, उन्हें यह लगता है पता नहीं क्या करवा दिया। अच्छा, यह बात बिल्कुल सही भी है। मैंने खुद ने अपना जो बोर्ड था वो चेंज किया था, मतलब मीडियम चेंज किया था, इंग्लिश से हिंदी से इंग्लिश मीडियम में जब मैं शिफ्ट हुआ था, मेरे दिमाग में इतना डर था, पता नहीं इंग्लिश मुझे खा जाएगी क्या, पता नहीं इंग्लिश मेरे साथ क्या करेगी, मेरे इंग्लिश समझ में आएगी या नहीं आएगी। ये तो अच्छा हुआ कि मेरी सराउंडिंग अच्छी थी, लोग अच्छे थे जिन्होंने मोटिवेट किया कि इंग्लिश केवल और केवल प्रेजेंट करने की भाषा है, टर्मिनोलॉजी हिंदी में याद करो या इंग्लिश में याद करो, बात एक ही रहती है। टर्मिनोलॉजी नहीं तो आपको हिंदी में भी याद करनी पड़ेगी, अंग्रेजी में भी। लेकिन हिंदी वालों को इंग्लिश को लेकर बड़ी दुविधाएं होती हैं। इवन आज भी जितने लिसनर मुझे सुन रहे हैं, यदि वो हिंदी माध्यम के हैं, तो उनके दिमाग में बड़ी चुनौती ये होती है कि इंग्लिश अच्छी वही लिख सकता है जो अच्छी इंग्लिश बोल सकता है। वास्तविकता इससे बिल्कुल उलट है। ऐसा कतई संभव नहीं है कि आप अच्छा बोलना जानते हैं तो अच्छा लिख देंगे। लिखेगा वही जिसको उस विषय के बारे में जानकारी होगी, और विषय के बारे में जानकारी पढ़ के प्राप्त की जाती है। तो हिंदी वाला भी पढ़ के प्राप्त करेगा, इंग्लिश वाला भी पढ़ के प्राप्त करेगा। लेकिन हिंदी वालों में यह होता है कि हम पढ़ने में भी हिंदी माध्यम की चीजों को कंफर्टेबल होते हैं। इंग्लिश माध्यम वाले विद्यार्थी में क्या होता है कि वो इंग्लिश के माध्यम की चीजों को पढ़ने में कंफर्टेबल है, और रिसोर्सेज जो प्राप्त है मार्केट में वो इंग्लिश में बहुत ही कम है। जैसे हम अपनी बताएं आपको, राजस्थान प्रशासनिक परीक्षा में इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का सिलेक्शन बहुत कम होता है, कारण रिसोर्सेज उपलब्ध नहीं थे। हिंदी मीडियम का ही कंटेंट पढ़ना पड़ता था उन्हें, हिंदी मीडियम का ही कंटेंट था। इस वजह से हमने अपना जो कंटेंट नोट्स बनाए, हैंड रिटन नोट्स, उसकी बड़ी डिमांड आई कि सर इंग्लिश मीडियम के भी नोट्स आप बनाइए। हमने मजबूरन इंग्लिश में भी अपने कंप्लीट प्रीलिम्स प्लस मेंस के नोट्स बनाकर तैयार किए, जो अपनी पाठशाला पर आप लोगों के लिए उपलब्ध भी हैं। कहने का मतलब समझिए कि मटेरियल की उपलब्धता अपने आप में एक बड़ा चैलेंज होता है, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आप लोगों को यह बात अच्छे से समझ में आ रही हो। इन सब का परिणाम निकला, चलो फाइनली संसदीय समिति ने बैठकर चर्चाएं करना तो शुरू किया कि बच्चों के लिए क्या अच्छा हो सकता है, क्या बढ़िया हो सकता है। 131वीं रिपोर्ट थी जिसमें ये सारी फंक्शनरीज को चेक किया गया कि भाई क्या क्या हो सकता है। तो यहां पर पाया गया 70% कैंडिडेट सेलेक्टेड थ्रू सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन रिसेंट ईयर हेल्ड फ्रॉम टेक्निकल और मेडिकल बैकग्राउंड। ये कमेटी ने खुद ने भी पाया है, उसने भी ये पाया कि 70% जो बच्चे हैं वो टेक्निकल बैकग्राउंड से आते हैं, ठीक है। अब बड़ा सवाल ये बनता है कि जब कमेटी ने ये पाया तो क्या वास्तविकता ये है क्या कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बच्चे सिलेक्शन आसानी से पाते हैं? मैंने इसके कारण तलाशने का प्रयास किया, तो उसमें क्या पाया कि जो आज की स्थितियां हैं 10th के बाद, अच्छा अब देखिए क्या होता है, हमारा देश क्या है ना जी, आप जैसे मैं आज एक पेरेंट की भूमिका में हूं, बहुत सारे बच्चे जो हमारे जैसे पेरेंट्स के बच्चे हैं या फिर जिनके माँ बाप पढ़े लिखे हैं, थोड़ा बहुत वो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, वो रिजल्ट्स देखते हैं। रिजल्ट्स देखा, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का लड़का था, आईएएस बन गया, इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड था, आईएएस बन गया, फलाना था ये हो गया, आईएएस बन गया, आईएएस बन गया। ये शब्द सुनते रहते हैं। सुनने से क्या होता है, वो अपने बच्चों को 10th से ही सोचते हैं कि इसे अभी से ही हम मैथ्स दिलाना शुरू कर दें। और इसका परिणाम क्या निकला आप सोचकर देखें। परिणाम ये निकला कि 12th ग्रेड के जो बच्चे हैं ना, जो 12th पास कर रहे हैं, 50% बच्चे मैथ्स बैकग्राउंड से हैं, साइंस बैकग्राउंड से हैं। आप सोचिए 10th के बाद ही 50% के अंदर ये नंबर सिमट जाता है। आप इससे देखिएगा, कम आफ्टर कंप्लीटिंग 10th जॉब अपॉर्चुनिटीज में बच्चे
पहले ही मैथ ले ले रहे हैं। तो जो ऑलरेडी अप्लाई करने वाले बच्चे हैं, अगर ये कमेटी की रिपोर्ट है कि 70% बच्चे मैथ और साइंस बैकग्राउंड से हैं या बायो बैकग्राउंड से हैं, तो उसके पीछे का बड़ा कारण क्या है? 10th से ही मैक्सिमम आधे बच्चे किस बैकग्राउंड से चले आ रहे हैं? मैथ साइंस बैकग्राउंड से चले आ रहे हैं। कुल उपलब्ध खेप का इतना बच्चा ऑलरेडी मैथ साइंस लिया हुआ है, ठीक है ना। इसके पीछे का जो हमने बताया ना कि सबको क्या नजर आता है कि सिलेक्शन उनका बहुत अच्छे से हो जाएगा, आगे चलकर हो जाएगा। अब मैंने आपका जो ध्यान पहले आकर्षित किया था जिस विषय के ऊपर, कि एक बार मैथ साइंस वाला बच्चा इंजीनियर बन गया, आजकल हमारे पास में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं। अभी जब हम लोग अपनी पाठशाला के माध्यम से स्टेट पीसीएस की क्लासेस चला रहे हैं, उसमें बहुत से बच्चे ऐसे हमारे साथ पढ़ रहे हैं जो 12th के बाद से ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी शुरू कर दिए हैं। हमारे पास बड़ी मात्रा में इस विषय के बारे में जानकारियां जुटाई जा रही हैं कि सर 12th के बाद ही बताओ यूपीएससी कैसे क्रैक करना है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जिनको अपना रोल मॉडल मान लिया। आजकल क्या हो गया है कि 12th के बाद ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन के बाद 1-2 साल में कुछ लोगों का सिलेक्शन हो गया और वो आईएएस बन गए, टॉपर्स में शामिल हो गए। अब एक नई परिपाटी चल गई है, 12th के बाद से ही सर तैयारी शुरू करनी है हमें। तो अब आप सोचिए, वो बच्चा 12th के बाद से ही पहले तो इंजीनियरिंग में एंट्री लिया, अब तैयारी शुरू कर दिया। तैयारी शुरू करके 4 साल वो तैयारी करेगा, साथ साथ इंजीनियरिंग करेगा। ना तो वो प्रॉपर इंजीनियरिंग कर रहा है, ना वो प्रॉपर तैयारी कर रहा है, उसका ध्यान असल में चल तैयारी पर ही रहा है। तैयारी के बाद चलिए वो क्वालिफाई हो गया, तो वो उन 700 लोगों में शामिल हो गया जो कि वाकई में सिलेक्शन पा गए। लेकिन अगर वो सेलेक्ट नहीं हुआ तो वो अधकुचले ज्ञान के साथ मार्केट में आ गया। अधकुचले ज्ञान के साथ मार्केट में आया तो इसके ऊपर एक रिपोर्ट पड़ी है, 2020 में प्रकाशित हुई। हमारे देश में केवल 3% इंजीनियरिंग ग्रेजुएट ऐसे हैं जो हाई क्वालिटी टेक्नोलॉजी वाले जॉब प्राप्त करते हैं इंडिया के अंदर। 80% इंजीनियर्स इन इंडिया अनएम्प्लॉयबल हैं। 2020 की यह रिपोर्ट है, आप इससे अंदाजा लगाइए। 80% अगर इंजीनियर्स जॉब करने लायक ही नहीं है तो इसके पीछे का कारण क्या है? क्या इंजीनियरिंग कॉलेज पढ़ाई नहीं करा रहे? करा रहे हैं। जिनको पढ़ा रहे हैं, अगर आईआईटीएंस हैं, एनआईटीएंस हैं, उन्होंने अपना ध्यान बदल दिया कि हमको तो तैयारी करनी है, और उसके बाद में या फिर वो पोस्ट डॉक करने के लिए बाहर निकल गए। ये सारी चीजें बड़ी चिंता का विषय है कि हमारे डॉक्टर्स को, इंजीनियर्स को हुआ क्या है। ओनली 7% ऑफ इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स एम्प्लॉयबल, ये 2019 में रिपोर्ट छपी थी। मतलब हमारे देश के अंदर इंजीनियर्स को नौकरी दे भी दिया जाए, 4 साल तैयारी, पहले तो उसने बीटेक करते समय तैयारी करी, उसके बाद में वो तैयारी करने ओरिजिनली चला गया, अपने 3-4 अटेम्प्ट तक तैयारी करी, 3-4 अटेम्प्ट तक तैयारी करी, कुल मिला के 8-9 साल बाद जब वो बाहर निकलता है तो वास्तविकता में वो पूरी तरह एग्जॉस्ट हो चुका होता है कि भाई अब अपने पास कुछ भी नहीं है, अब अपन बाहर आ गए। ठीक है, आप इधर देखिए 94% ऑफ इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स आर नॉट फिट फॉर हायरिंग। ये हर साल ऐसी ऐसी रिपोर्ट्स निकल कर आई हैं, ऐसे ऐसे लोगों का मानना है कि हमारे काम के लायक ही नहीं है लोग। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे देश के अंदर क्या हालात हैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बच्चों के। अब ऐसी स्थिति में क्या किया जा सकता है? इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स ऑन द हाई राइज ऑफ शेयर लार्ज नंबर ऑफ इंजीनियरिंग कंट्री। इंजीनियरिंग डिग्री के सेफ्टी पर्पज से लोग क्या कर रहे हैं कि इसलिए करके चल रहे हैं कि एक दिन अगर हम आईएएस नहीं बने, अब आपके दिमाग में बड़ा प्रश्न बन जाएगा कि जब उसे तैयारी करनी ही है आईएएस की, तो 12th के बाद उसने इंजीनियरिंग क्यों ली? उसने इसलिए ली क्योंकि उसे घर वालों ने यह बता दिया कि एक बार तुम आईआईटीएन बन गए तो कम से कम तुम्हें कोई जॉब दे देगा। यानी कि एक प्लान बी वो पैदा होते ही लेकर चल रहा है। प्लान बी यानी कि जैसे ही वो 12th के अंदर ग्रेजुएशन में एंट्री किया, उसने प्लान भी ले रखा है कि अगर मैं आईएएस नहीं बना तो कम से कम मैं ये काम तो कर ही लूंगा। बस इसी प्रक्रिया में वो अपने आप को आगे की तरफ लेते जा रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर आपको ये बात समझ में आ गई। फिर एक बड़ा सवाल बनता है कि सब सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के अंदर इंजीनियरिंग वाले बच्चे, मान लिया 100 बच्चों में से 50 बच्चे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के थे पेपर देने वाले में से, फिर 70% सेलेक्ट कैसे हुए? इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वालों का क्राइटेरिया, मतलब क्यों सेलेक्ट हो जाते हैं, ज्यादा इंजीनियरिंग वाले बच्चे सेलेक्ट क्यों होते हैं? अब इसके बारे में सीसेट एक कारण हो सकता है। अनडाउटेबली सीसेट जो है वो एक बड़ा कारण भी है और उसके खिलाफ प्रोटेस्ट भी हुए, काफी समस्याएं भी हुई। 2015 में फिर सीसेट को हटा भी लिया गया और 2023 में सीसेट बहुत बड़ी समस्या बना। ये सीसेट अपने आप में बड़ी दिक्कत है ना। बच्चों ने खुद ने ये माना कि भाई साहब सीसेट इस बार का बहुत टफ था। इसके अलावा क्या कारण है? अब ये थोड़ा सा विषय है जो मैं आपको बताना चाहूंगा, और विशेष रूप से यदि आप में से कोई भी तैयारी करने वाला बालक है ना, तो वो इस बात को जरूर समझे, थोड़ा सा इस बारे में वो दिमाग लगाए कि इंजीनियरिंग वाला बैकग्राउंड का बच्चा सिलेक्शन निकाल कैसे लेता है ना। मैं अपनी बात बताऊं तो मैंने खुद ने
6 मंथ की प्रिपरेशन में स्टेट पीसीएस क्वालिफाई किया था। ऐसा क्या तरीका था कि इतने सारे सब्जेक्ट, आज स्टेट पीसीएस के अंदर जो सब्जेक्ट अवेलेबल हैं उनमें से इतने सारे सब्जेक्ट्स में से 19 सब्जेक्ट आरएएस के अंदर आते हैं। 6 महीने की प्री की पढ़ाई, 4 महीने की मेंस की पढ़ाई और एग्जाम क्वालिफाई हो गया। इसके पीछे का कारण क्या था? इसके पीछे का कारण मैं आपको बताता हूं क्या होता है। देखिए, इंजीनियरिंग जो है ना वो सेमेस्टर सिस्टम में प्रेफर की जाती है पूरे देश के अंदर सामान्यतया। अच्छा, अब क्या होता है सेमेस्टर सिस्टम के अंदर, बच्चा जब पढ़ता है ना तो उसे हर सेमेस्टर के अंदर, मान लीजिए कि 2 सेमेस्टर एक साल में हुए, ये आप उन बच्चों को समझने की आवश्यकता है जो अक्सर ये सवाल खुद से पूछते रहते हैं कि इंजीनियरिंग वालों में ऐसा क्या होता है। मैं आपको बता रहा हूं, एकदम एग्जैक्ट कारण बता रहा हूं जिसकी वजह से वो एग्जाम निकाल पाते हैं। सेमेस्टर में क्या होता है, उसे अलग अलग सब्जेक्ट लेने होते हैं। मान लीजिए कि कोई फर्स्ट सेमेस्टर है, उसमें उसको 3 या 4, 5 जो भी कॉलेज के अपने अपने नॉर्म्स हैं उतने सब्जेक्ट उसको लेके पास करने होते हैं। ऐसे ही सेकंड सेमेस्टर है, उसके अंदर उसे अलग सब्जेक्ट इंजीनियरिंग में लेकर पास करने होते हैं। ध्यान से समझिएगा, 6 महीने का सेमेस्टर, 6 महीने का सेमेस्टर, 6 महीने के सेमेस्टर में उसे 4 महीने ही असल मायने में कॉलेज जाना होता है। 1 महीना उनका कॉलेज ब्रेक पे होता है, 1 महीने वो वैसे ही फल फूल रहे होते हैं। कुल मिलाकर 4 महीने की एक बच्चा मेहनत करता है। 4 महीने की मेहनत में उसको 4 सब्जेक्ट, नए सब्जेक्ट पढ़ने भी हैं, पास भी करने हैं और उसे स्कोरिंग भी करनी है। और कितनी स्कोरिंग करनी है भाई साहब? अगर एफ लग गया, डी या एफ चला गया, वो फेल ही है। यानी कम से कम 4 सीजीपीए, 40% मार्क्स तो नॉमिनल उसको लाने ही लाने हैं। उससे नीचे चला गया तो वो फेल कंसीडर किया जाएगा। चेतन भगत की किताब आपने देखा, 5.1, कुछ आईआईटीज ने फिक्स कर रखा है 5% से नीचे चले गए तो तुम्हें फेल कंसीडर किया जाएगा, एफ दे दिया जाएगा। ग्रेडिंग सिस्टम ऐसा है। यानी उसकी प्रिपरेशन साइकोलॉजिकली ऐसी होती है कि वो 4 सब्जेक्ट को, 5 सब्जेक्ट को जो बिल्कुल नए हैं, जिनके बारे में वो बिल्कुल नहीं जानता, 12th तक उसके बारे में उसने कुछ भी नहीं पढ़ा था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के अलावा उसने कुछ नहीं पढ़ा था 12th में। अचानक जैसे ही एंट्री किया 4 नए सब्जेक्ट बने, उसे पास भी करना है। ये बिल्कुल डेथ रेस जैसा हो जाता है। यानी ऐसा हो जाता है कि भाई या तो करो या मरो। और इस कारण से बड़ी मात्रा में बच्चे एलिमिनेट भी होते हैं कॉलेजेस में से, आईआईटीज में से बड़ी मात्रा में बच्चे फेल भी किए जाते हैं कि नहीं भाई तुम लायक ही नहीं हो, फर्स्ट ईयर में ही आउट कर दिया जाता है। अब आप सोचो, करो या मरो की स्थिति में उसे 4 महीने में 4 सब्जेक्ट नए हैं जो पास करने हैं। औसतन एक सब्जेक्ट का उसे समय कितना मिला? 1 महीना मिला। एक सब्जेक्ट का मैं अगर बिल्कुल मैथमेटिकल हिसाब लगाकर चलूं, जिसमें उसे समझना भी है, समझ के पास भी होना है, 50% से ऊपर मार्क्स भी लाने हैं। और इंटेलिजेंट बच्चा अगर है तो भाई साहब वो तो ग्रेड भी ए लेकर आएगा, 80% से ऊपर नंबर लेकर उसको आने हैं। भाई साहब यहां पर वो एक चीज सीखते हैं। क्या चीज सीखते हैं? कम समय में सब्जेक्ट को तैयार कैसे किया जाए, ये इनकी तैयार करने की स्किल है जिसे वो यहीं पर सीख लेते हैं। यानी और ये आप चीज खुद से जब तक खुद पर अप्लाई नहीं करेंगे आप नहीं सीख पाएंगे। आज आप मेरा वर्क कल्चर देखिएगा तो आपको अंदाजा लगेगा, हम लोगों ने बहुत ही कम समय में बहुत सारे काम किए हैं। जैसे बहुत सारे संस्थान आज भी ऐसे हैं हमारे आरएएस सेक्टर के अंदर जिनके कई सालों से नोट्स बन ही रहे हैं, अब तक बन के पूरे नहीं हुए। हमने 50 महीने में, 50 दिन के अंदर 25 लोगों की डेडिकेटेड स्टूडेंट्स की, टॉपर्स की, टीचर्स की टीम बिठाकर इस पूरे पहाड़ जैसे 19 किताबों के कंटेंट को तैयार करके दे दिया। क्योंकि हमारे दिमाग में ये सेमेस्टर सिस्टम से सवाल तैयार करने का एटीट्यूड पता था, वो हर जगह दिखाई देता है। टाइम और काम फिर प्रेशर, इन तीनों को मैनेज करना बच्चा पढ़ते पढ़ते सीख जाता है। और सीखने का परिणाम क्या निकलता है वो मैंने आपको बताया। आप सोचिए, हिंदी मीडियम के नोट्स सक्सेसफुली मार्केट में जब हमने आरएएस के डिलीवर किए, इंग्लिश मीडियम के नोट्स हमने 1 महीने में डिलीवर कर दिए। कैसे कर दिए? ये कारण फिर से वही, समय सीमित है, काम बड़ा है, आदमी बढ़ा दो, काम करना ही है। अगर हम दूसरा एप्टीट्यूड रखते दिमाग में तो क्या रखते? चलने दो जी, हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा, समय लगता है, हर काम होने में समय लगता है। इस तरह की विचारधाराएं दिमाग में लाई जा सकती थी। वास्तविकता क्या थी? इससे बिल्कुल उलट वास्तविकता थी। संभवतया आप इस बात को अब रिलेट कर पाएंगे कि 4 महीने में अगर आपको बहुत बड़ा काम निपटाना है तो ये बच्चे निकाल लेते हैं, 4 सब्जेक्ट निकाल के पास करते हैं। फिर क्या होता है? जैसे ही ये निकलता है, 1 महीने का मुश्किल से इन्हें ब्रेक मिलता है और इतनी ही देर में इनका फिर गियर शिफ्ट हो जाता है। गियर शिफ्ट होते ही फिर अगले सेमेस्टर के लिए 4 सब्जेक्ट नए मिल जाते हैं। उन 4 सब्जेक्ट्स को इनको फिर 4 नए सब्जेक्ट पास करने हैं, 4 नए सब्जेक्ट पास करना, और ऐसा इन्हें कुल मिलाकर 8 बार करना है। मतलब
4 साल में 8 सेमेस्टर इन्हें पास करने हैं, और 8 सेमेस्टर पास करने में ये इतने सारे सब्जेक्ट पढ़कर, यानी ऑन एन एवरेज एक बच्चा जो इंजीनियरिंग करके ढंग से निकलता है वो 25 से ज्यादा प्रकार के सब्जेक्ट करके निकलता है। ऑन एन एवरेज 20-25 प्रकार के सब्जेक्ट वो करके निकलता है। इसी के एवज में अब दूसरा तरीका चलते हैं। आप में से कुछ लोग कहेंगे इसका मतलब सेमेस्टर सिस्टम बढ़िया हुआ। नहीं, ये सिस्टम बढ़िया नहीं, ये कॉलेजेस का सिस्टम बढ़िया है। अब इसके पीछे का दूसरा आर्गुमेंट जान लीजिए। सर ह्यूमैनिटेरियन वालों के साथ क्या होता है, अब वो बताइए। देखो ह्यूमैनिटेरियन बैकग्राउंड के जो बच्चे हैं, जैसे आर्ट्स बैकग्राउंड के जो बच्चे हैं, या फिर जो सिंपल बीएससी बीए करने वाले बच्चे हैं, बीकॉम करने वाले बच्चे हैं, उनकी बड़ी समस्या बताता हूं। 12th के बाद उनको 3 सब्जेक्ट चुनने होते हैं, ठीक है ना। अब यहां से बड़ी समस्या देखना, और अगर आप इससे एग्री करते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। 12th के बाद किसी बच्चे ने बीए में एडमिशन ले लिया, बीए पास कोर्स में लिया या ऑनर्स में लिया, उसको 3 सब्जेक्ट मिल गए। मान लीजिए उसने हिस्ट्री ले लिया, ज्योग्राफी ले लिया, पॉलिटी ले लिया, उसको बनना आईएएस है। उसने 3 सब्जेक्ट ले लिए कि भाई मेरे 3 सब्जेक्ट तैयार हो जाएंगे, 2 सब्जेक्ट और तैयार करूंगा, मैं पैरेलली मेरा काम बन जाएगा। बहुत बढ़िया बात है भाई साहब। वो तीनों सब्जेक्ट को ध्यान से सुनना 11th और 12th में पढ़ता हुआ आया। फिर उसने क्या किया, ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में 3 साल तक उसने एक ही सब्जेक्ट के अंदर ज्यादा कंटेंट पढ़ना शुरू किया। मान लीजिए हिस्ट्री था, हो सकता है उसके प्रीवियस ईयर के अंदर जो सब्जेक्ट था वो मॉडर्न हिस्ट्री थी, अगले बार में मिडाइवल हो गई, अगले बार में एंशिएंट हो गई। हिस्ट्री के अंदर उसके पास में लेवल ऑफ नॉलेज बढ़ता चला गया। ऐसे ही ज्योग्राफी में उसको लेवल ऑफ नॉलेज बढ़ता चला गया, और यहीं पर वो मात खा गया। क्यों मात खा गया? क्योंकि असल मायने में जो यूपीएससी कंटेंट पूछ रहा है वो 12th बेस्ड है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, और शायद आप लोग इस बात को माने या ना माने, लेकिन अगर आप कभी एग्जाम क्वालिफाई करेंगे या किसी सेलेक्टेड व्यक्ति से मिलेंगे, मेरा अपना अनुभव जानेंगे, तो केवल इतना सा अनुभव है कि 12th पास जो कंटेंट है ना, जो 12th की एनसीईआरटी तक का जो कंटेंट है, यदि किसी बच्चे को वो बढ़िया तरीके से आता है तो वो यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, सबको बहुत अच्छे से क्वालिफाई कर लेगा। मुसीबत क्या हुई, अधकुचले नॉलेज के चलते हुए ये वाली जो चीजें हैं ना, वो बच्चा ग्रेजुएशन में इन सब्जेक्ट्स के अंदर महारत हासिल कर रहा होता है। वो ग्रेजुएशन इसलिए कर रहा होता है कि एक दिन बस मैं ग्रेजुएट हो गया तो उसके बाद तो बस मैं देखना कितना नॉलेज लेकर जाऊंगा कि यूपीएससी माथा पकड़ लेगी कि ओ माय गॉड, ये बच्चा तो यहां से पढ़ा हुआ आया है, इसे तो इतना नॉलेज है। होता इसका बिल्कुल उलट है। उलट क्यों होता है? आपसे पूछा गया एक सिंपल सा सवाल, कि आपसे पूछा गया कि बताइए भारत के अंदर साउथ वेस्ट मानसून क्यों आता है। आप साउथ वेस्ट मानसून क्यों आता है, एक सिंपल सा सवाल पूछा गया, लेकिन आपने तो ज्ञान भर रखा था इतना सारा। आपने इतना सारा ज्ञान भर रखा था क्योंकि आपने ग्रेजुएशन में लिया है। आप सोचने पे विवश ये हो जाते हैं कि मैं इसमें लिखूं क्या, क्यों, मेरे को तो इतना आता है। अब मेरे को इतना आता है तो मैं तो पूरा लिख के आऊंगा, मैं सारा की सारा मॉडल बताऊंगा, कोपेनहेगन ने क्या कहा है, किसी और थ्योरी क्या कहती है, तिब्बत के प्लेट्यू की थ्योरी क्या कहती है, अल नीनो थ्योरी क्या कहती है, ला नीनो। क्योंकि ज्ञान इतना है कि उसमें से सेलेक्ट करके निकालना बड़े मुसीबत है। पेपर किस लेवल का पूछ रहा है, वो 12th लेवल का। अरे जब सरकार खुद गला फाड़ फाड़ के कह रही है कि 6 महीने से ज्यादा का कंटेंट मत दो, 6 महीने में एग्जाम पास हो जाए। अरे आप सोचिए ना, एग्जाम बनाने वालों ने जो प्रक्रिया बनाई है वो कैसी बनाई है, 1 साल में एग्जाम कंप्लीट हो जाए, ये प्रक्रिया है उनकी। यानी कोर्स भी आपका 1 साल में कंप्लीट हो जाना चाहिए। आपने इतना सारा नॉलेज लिया हुआ था, 1 साल के अंदर उसको डालने की सोच रहे हो। यहां उलट जाता है वो बच्चा, वो यही नहीं सोच पाता कि यहां डालना क्या है, और वो ज्यादा अच्छा डालने के चक्कर में यहां पर वो जो कम अच्छा चाहिए वो भी नहीं दे पाता। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। जो भी ह्यूमैनिटी वाले बच्चे हैं वो इस चीज को माने और जाने कि आप लोग जो पढ़ रहे हो असल मायने में 12th तक पढ़ने की जरूरत है। आप उस कंटेंट को 12th से ऊपर का लेवल का मत बनाओ। कोई भी टीचर कितना भी कहे, कोई टीचर कितना भी ज्ञान फूंके आप में, 12th तक का कंटेंट कर ले जाओ, कोई सा एग्जाम आपका नहीं रुकेगा। ये अनुभव बता रहा हूं मैं आप लोगों को, और यही कारण है, इसी का फायदा इंजीनियरिंग वाले बच्चे उठाते हैं। इंजीनियरिंग वालों को तो ये इतना आसान काम लगता है, कई बार मैं आपको बताऊं, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वालों को यह लगता है कि ह्यूमैनिटीज ये कोई सब्जेक्ट होता है क्या। बोले क्यों, इतनी सी हिस्ट्री पढ़नी है, 4 लाइनें लिखी हुई हैं, पढ़ लेंगे, पढ़ के आंसर लिखना है, लिख आएंगे। तो इसलिए इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का बच्चा डे 1 में आते ही क्या करता है, तैयारी में जब उतरता है, वो 12th तक की तैयारी को बढ़िया से करता है, और वो आंसर लिखने की प्रैक्टिस करता है, क्वेश्चंस तलाशता है कि प्री में कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, मेंस में कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्योंकि उसे क्या करना है, परसेंटेज लानी है। ध्यान से समझना,
वो अपनी पूरी की पूरी कंडीशनिंग में 4 साल की कंडीशन में क्या सीख गया है, वो केवल ये सीख गया कि परसेंटेज कैसे लानी है, पेपर कैसे पास करना है, स्किल क्या लगानी है। और आप क्या सीख गए, विद्वान कैसे बनना है। इसी कारण से ये विद्वता प्राप्त करते करते आप तो बन जाते हैं टीचर, प्रोफेसर, कॉलेज लेक्चरर, और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले बच्चे निकाल ले जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालने की जो स्किल है ना, वो असल में इंजीनियरिंग में उसकी डेवलप हो चुकी है। अगर आप इस बात से थोड़ा भी वास्ता रखते हैं तो कृपया करके यहां पर बताइएगा कि ये काम कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अगर ये पॉइंट आपसे जुड़ा हुआ है तो इसे जरूर बताइएगा, ठीक है। अगर आप इससे रिलेट करते हैं तो मेरे को 10,000 से ऊपर बच्चे इस समय लाइव सुन रहे हैं, लाइक मात्र 2,000 बच्चों ने किया है। अगर आप इस बात से वास्ता रख रहे हैं तो सेशन को लाइक करके बता दो कि हां सर ऐसा होता है, ठीक है। क्लियर है, आपको यह बात समझ में आ गई है। अच्छा, डॉक्टर्स के केस में क्या हो रहा है, डॉक्टर्स की संख्या घट रही है, क्योंकि बायोलॉजी भी उस बच्चे ने ली थी जिसके पास मैथ नहीं थी, है ना, जिसको मैथ से डर लगता था। तो इस समय डॉक्टर्स की संख्या घटती जा रही है सिलेक्शन के अंदर, ठीक है। अभी के जो रिजल्ट्स आए ना, फर्स्ट 25 जो सिविल सर्विसेज के टॉपर के लिस्ट थे, उसमें 12 इंजीनियर थे। सरकार खुद इस विषय पर अब चिंता जाहिर कर रही है कि ये हो क्या रहा है। तो फिर क्या रिकमेंडेशंस दी गई हैं, यूपीएससी को रिकमेंडेशन दी गई हैं कि आप फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस इस बात के ढूंढिए कि क्या फर्क पड़ता है, इसमें कितना पैसा, कितने रिसोर्सेज खत्म होते हैं, और कोशिश करिए कि इस पूरी प्रक्रिया को 1 साल 7 महीने 6 महीने का ना बनाकर पहले तो 6 महीने का बनाइए। और कोशिश करिए कि यहां पर पूरी तरह से सिविल सर्विसेज के अंदर जो बच्चे इस प्रक्रिया के लिए बने हैं, उनके अंदर इंसान को लेकर एम्पैथी हो और वो इस कार्य में पूरी तरह से तत्परता से काम करने के लिए अपने आप को पाएं। अच्छा, अब एक बड़ा सवाल बनता है कि सर, अगर पैनल ने बैठकर इस विषय पर चर्चा करना शुरू कर दिया है, आप खुद उस बैकग्राउंड से रहे हैं, मैं आईआईटी कानपुर का एलुमनाई रहा हूं, साथ में आपने सिविल सर्विसेज भी क्वालिफाई किया हुआ है सर, आपकी सजेशन में, क्योंकि अब आप टीचर की भूमिका में हमारे सामने खड़े हैं, जिसके लिए इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बच्चे एक समान हैं, क्या बेस्ट सजेशन हो सकता है? क्या सरकार ने अगर रिव्यू करने की बात बोली है तो इसमें क्या डिमांड की जा सकती हैं? देखिए, सजेशंस बहुत सारे हो सकते हैं। मैं अगर एज ए टीचर आपसे फिलहाल खड़ा होकर यहां बात करूं जिसके अंदर कोई प्री कंसीव्ड नोशन ना हो इंजीनियरिंग को लेकर के, तो मैं आपके सामने कुछ तथ्यात्मक चीजें रखता हूं। पहली समस्या जो आप लोगों के सामने सी सेट की आई, इसका क्या समाधान हो सकता है? पहली चीज, सी सेट हटा दिया जाए। अब ये सुनते ही लोगों के दिमाग में कान खड़े हो जाएंगे कि सर सी सेट तो नहीं हटाना चाहिए सर, क्योंकि इंजीनियरिंग वाले कहेंगे कि सर पहले भी तो चलता था, 10 साल से चला आ रहा है। नहीं, अगर यदि इस पूरी कहानी का समाधान मिलता है तो सी सेट हटाया जाए। आप पूछेंगे सर लेकिन आपने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। क्या गलती कर दी? फिर उस बच्चे को मैथ्स तो आएगी नहीं, उस बच्चे को इंग्लिश तो आएगी नहीं, फिर उसका क्या करोगे? इसका समाधान बताते हैं। देखिए, जब आप बच्चे को सिलेक्शन के बाद लेकर बनाते हो ना, अधिकारी बनाते हो, कोई बच्चा पैदाइशी अधिकारी नहीं होता है, वही लबासना जाकर ट्रेनिंग करता है, वही जाकर के उसको सिखाया जाता है कि उसे अधिकारी कैसे बनना है। जब कोई बच्चा वहां जाता है, हिंदी मीडियम वाला भी सेलेक्ट होता है तो उसे आप अंग्रेजी सिखाते हो। कोई से भी मीडियम का बच्चा सेलेक्ट हो, अगर दक्षिण का कैडर मिल गया तो उसको वहां की लोकल लैंग्वेज सिखाते हो। तो इंग्लिश इतना पहाड़ काम नहीं है, जो बच्चा सेलेक्ट होके आएगा उसे एंड में सिखा लेना। आपकी 1 साल की ट्रेनिंग चले, उस ट्रेनिंग के अंदर सब्जेक्ट सिखा देना ना, तब तो उसे इस प्रकार का बहुत बड़ा कंपटीशन फाइट नहीं करना होगा। आपको अंग्रेजी सिखानी है, अंग्रेजी सिखाओ, मलयालम सिखानी है, तेलुगु, मिजो, नागा, जो सिखाना है सिखाओ ना। वो इस बच्चे को आप उसे लवासना की ट्रेनिंग में सिखा दो। अभी क्यों सिखा रहे हो? आपको यंग माइंड चाहिए, दिमागधारी आदमी चाहिए, वो सीख लेगा 1000 बच्चा वहां पर जाकर के। आप उस 1000 बच्चे में मैथ की ढूंढने की बात करते हो कि सर मैथ होना जरूरी है। ठीक है, मान लिया साहब, इस मैथ का भी पॉइंट जान लीजिए। बहुत सारी सर्विसेज, जैसे फिलहाल आपके पास में एक सर्विस होती है जिसका नाम है आईपीएस। आईपीएस सर्विस के लिए जैसे आपने शारीरिक योग्यता दी हुई है कि भाई इतनी हाइट होनी चाहिए, इतना चेस्ट होना चाहिए, ऐसी आई साइट होनी चाहिए, आपने आईपीएस हुआ या फिर इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज हुआ, इनके लिए आपने शारीरिक दक्षताएं दी हुई हैं कि इस प्रकार की शारीरिक दक्षता होनी चाहिए, तभी जाकर के जो बच्चा यूपीएससी क्वालिफाई कर भी गया, जो फाइनल लिस्ट में आ भी गया, वो तभी जाकर आईपीएस बनता है जब वो शारीरिक दक्षता के पैमाने पार कर लेता है। ऐसे ही इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज में वो कुछ किलोमीटर, पता नहीं 21-22 किलोमीटर, 24 किलोमीटर ट्रैक चलवाते हैं। जो बच्चा चल लेगा वही इसमें जा पाएगा। तो इसका मतलब सीधा सी बात यह है कि शारीरिक दक्षता के आधार पर जब आप उसको सेवा वितरण करते हैं,
एक कैटेगरी और बना दीजिए कि अगर किसी के पास में मैथ्स है, नंबर एक बात, कहां तक मैथ्स है, 12th तक मैथ्स है, नंबर एक, या फिर वो मैथ्स का जो लवासना के अंदर जो उससे पेपर पूछा गया, जो उसका टेस्ट लिया गया, अगर वो उसे पास कर जाता है, भाई आपकी 1 साल की ट्रेनिंग चलेगी, उस ट्रेनिंग में उसको मैथ का पेपर दो, अगर वो मैथ पास कर जाता है, या तो उसके पास 12th तक मैथ हो, या 12th पास कर गया जब आपने पेपर लिया, तो फिर उसे सर्विस अलोकेट कर दो। कुछ सर्विसेज ही तो ऐसी हैं जहां पर आपको चाहिए कि मैथ्स बहुत ज्यादा जरूरी है। मान लिया आपको लगता है आईआरएस बन गया तो उसको बहुत ज्यादा अकाउंट्स जानने पड़ेंगे, आईआरएस के लिए कर दो। जैसे शारीरिक दक्षता आपने आईपीएस के लिए कर दी, ऐसे मैथमेटिकल दक्षता आप आईआरएस के लिए अप्लाई कर दो। लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा है जहां आपको पता है कि एक कलेक्टर है जिसको समाज के बीच में रहना है, उसके लिए आप इतना ऑब्लिगेशन क्यों बना रहे हो? उसके पास तो सलाहकार के रूप में वित्तीय सलाहकार सरकार खुद देके बैठती है, अकाउंट्स ऑफिसर पूरे टाइम कलेक्टर के पास बैठता है जो उसे पूरी गणित बताता है, सर ये होगा, उसकी तो पूरा स्टाफ साथ में रहता है जो उसको बताता है। कहने का मतलब यह है कि यह एक अतिरिक्त सजाए हो सकता है, यानी बच्चों को सही मौका देने के लिए जो बेस्ट तरीका हो सकता है। जब 50% बच्चे 12th के बाद इंजीनियरिंग करते हैं या फिर 10th के बाद मैथ्स लेते हैं, तो उनमें से 50% के लिए दूसरा तरीका क्या हो सकता है? यह तो सबसे बेस्ट तरीका जो मुझे लगता है कि सीसेट हटा करके इस प्रक्रिया को दूसरे स्तर पर लेकर आ जाए। एक और सलाह, सरकार कहे कि नहीं साहब ये तो नहीं हो सकता, मैथ रीजनिंग तो होनी चाहिए, बच्चे को इतना तो आना ही चाहिए। ठीक है साहब, इतना आना चाहिए तो फिर इसका तरीका रख लो। आपकी पहले से ही सीट डिसाइड कर दो, कितनी सीट, कि भाई आईएएस के अंदर इतनी ही सीट होंगी जो मैथ और बैकग्राउंड वाले बच्चों को मिलेंगी। आपको लगता है 2 बैकग्राउंड बना दो प्रॉपर तरीके से, एक बैकग्राउंड बना दो टेक्निकल बैकग्राउंड और एक बना दो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड। टेक्निकल बैकग्राउंड वालों के लिए क्लासेस रख दो, भाई टेक्निकल बैकग्राउंड जिनका रहेगा उनको ये सर्विसेज मिलेंगी, या फिर परसेंटेज बांट दो कि भाई 1000 सीटें निकली हैं, उन 1000 में से टेक्निकल बैकग्राउंड वालों के लिए 50% सीटें हैं और 50% सीटें नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड्स के लिए हैं। लीजिए, यह भी एक समाधान हो सकता है। समाधान खोजने से निकलेगा और मुझे लगता है कि यह समाधान सबसे उपयुक्त समाधानों में से है जिस विषय पर चर्चा होना अत्यंत आवश्यक है। तीसरी चीज, एग्जाम की प्रक्रिया को लिमिटेड किया जाए। अभी जो प्रक्रिया है जो 1.5 साल तक चल रही है, उसे लिमिट करके 6 महीने की, साल भर की प्रक्रिया में सीमित किया जाए, ताकि जो बच्चा एग्जाम के बाद निकल कर आ रहा है वो एग्जाम के बाद में उसे किसी ना किसी प्रकार से जब वो बाहर निकले तो ज्यादा समय तक वो बुजुर्ग होकर बाहर ना निकले। चौथा सजेशन क्या हो सकता है? स्टेट पीसीएस के जो विद्यार्थी हैं, जैसे आपने कई बार नोटिस किया होगा कि यूपीएससी में जो बच्चे इंटरव्यू देने चले गए, इसका मतलब उन्होंने एक जो मिनिमम लेवल ऑफ नॉलेज रिक्वायर्ड है वो प्राप्त कर ली। जब उन्होंने उतना रिक्वायरमेंट प्राप्त कर लिया तो यहां पर जो बच्चे इंटरव्यू देने जाते हैं उसमें से भी आधे लोग ही सेलेक्ट किए जाते हैं, बाकी लोगों को वेटिंग में डाल दिया जाता है। ऐसी स्थिति में जिन्हें इंटरव्यू कॉल हो चुका है, जिन्होंने लेवल रिक्वायर्ड है वो पास कर लिया है, उन्हें अदर एग्जामिनेशंस, केंद्र के ही अदर एग्जामिनेशंस जैसे एसएससी का एग्जामिनेशन है, या फिर जो सीएपीएफ के जो एग्जामिनेशन हो रहे हैं, या फिर स्टेट पीसीएस वालों से बोल करके कि आप इन बच्चों को ले सकते हैं, ये अच्छे बच्चे हैं। यानी कि यहां पर एक क्राइटेरिया ऐसा दे दिया जाए कि जिन्होंने इंटरव्यू दे दिया, इंटरव्यू तक जो यूपीएससी में पहुंच गए, अब वो 2-4 नंबर से अंदर बाहर वाले जो बच्चे बच गए, उन्हें इस आधार पर जिंदगी भर बोझे में क्यों ढोने देना। इससे उनकी अपने आप में काबिलियत बढ़ेगी और जॉब की ज्यादा अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी। खैर, अपन चूंकि उस तरफ खड़े हैं जहां पर ज्यादा से ज्यादा अच्छी चीजें चाहते हैं, इसलिए यहां पर ये चीजें होनी चाहिए, ठीक है ना। इसके अलावा आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होंगे और उन्हें पूरे टाइम ये लग रहा होगा कि भाई हम तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, हमारे लिए तो कोई सलाह इसके अंदर दी ही नहीं गई है, यहां जो रिकमेंडेशंस दी जा रही हैं वो इंजीनियरिंग वालों के लाभ को घटा रही है। देखिए, आपकी स्किल आपके पास में है, लेकिन दूसरे का आप हक खत्म कर दें, यह हमारे कानून में आर्टिकल 14 समानता के अधिकार के विपरीत है। ऐसा नहीं हो सकता और यह सबके साथ में समान भाव, इक्वलिटी बिफोर लॉ रहे, वो इंप्लीमेंट होना चाहिए। इंजीनियर्स निश्चित ही आज मुझसे नाराज होंगे, उन्हें लग रहा होगा कि सर ने हमारे लिए तो कुछ सजेशन दिया ही नहीं, मेरे सजेशन वहां माने नहीं जा रहे। लेकिन हां, यह सलाह है, हो सकता है आज आप तक पहुंचे, कल को आपके माध्यम से आगे तक पहुंचे, इसलिए यह वाला सलाह हमने आप लोगों के सामने रखी है, ठीक है ना। उम्मीद है कि आप इस बात को समझ पाए हो।